शिवपुरम नाम के जंगल में टिंकू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहा करता था। टिंकू चिड़ा जंगल के बेहद ही अमीर परिवार का इकलौता वारिस था। उसके माँ बाप बेहद ही अमीर थे। उन्होंने बचपन से ही टिंकू चिड़े को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। एक दिन टिंकू चिड़ा अपने दोस्तों कालू कौवे के साथ अपनी नई गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त कहने लगता है, अबे टिंकू, तो इतने धीरे धीरे गाड़ी क्यों चला रहा है? गाड़ी को थोड़ा तेज चलाते हैं तभी तो मजा आएगा। अरे नहीं नहीं भाई, गाड़ी इतनी ही स्पीड पर ठीक है। अगर मैं ज्यादा तेज गाड़ी चलाऊंगा तो कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, और पापा ने भी तेज गाड़ी चलाने से बिल्कुल मना किया है। अबे टिंकू, तू कितना डरता है रे? तू अभी भी अपने पापा की बातें सुनता है? अबे बच्चा थोड़ी ना है तू। अरे यार, तू अब बड़ा हो चुका है, अब तू जो मर्जी कर सकता है कर ले, इसलिए डर मत, गाड़ी को तेज चला, मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर टिंकू गाड़ी तेज चलाने से मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता और टिंकू की जगह खुद गाड़ी चलाने लगता है। कालू कौवा गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, जिससे गाड़ी बेकाबू हो जाती है और सामने जा रहे एक चिड़े से टकरा जाती है, जिससे वो चिड़ा वहीं खत्म हो जाता है। अरे यार, ये तूने क्या किया? तुझे मना किया था ना कि गाड़ी तेज मत चला, अब देख तेरी वजह से क्या हो गया। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? गाड़ी तो तेरी थी ना, इसका जिम्मेदार तो तू हुआ ना। चल ये सब छोड़, समय लड़ने का नहीं है, हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, वरना अगर पुलिस को पता चला तो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ऐसा कहकर दोनों उस चिड़े के शरीर को घने जंगल में जाकर छुपा देते हैं, ताकि इसके बारे में किसी को पता न लग पाए। चिड़े के शरीर को छुपाने के बाद दोनों अपने घर में चले जाते हैं। टिंकू की माँ टिंकू से बोलती है, अरे टिंकू बेटा, आ गया तू? अच्छा हुआ समय पर आ गया, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर टिंकू अपने कमरे में चला जाता है। रात भर टिंकू को इस घटना के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आती। वो पूरी रात परेशान रहता है। अगली सुबह टिंकू फिर से अपनी गाड़ी को लेकर उसी रास्ते पर जाता है कि तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत चिड़िया पर जाती है, जो उसको उसकी गाड़ी रोकने के लिए कहती है, सुनिए, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? देखिए, मैं इस गांव में नई आई हूँ और पास ही के कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ, पर मुझे कोई जगह मिल ही नहीं रही। क्या आप ऐसी कोई जगह जानते हैं जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए किराए पर रह सकूँ? उस चिड़िया की खूबसूरती को देखकर टिंकू मन ही मन में ख्याल आता है, क्यों ना वो कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर पर रख ले। अरे बस इतनी सी बात, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा घर बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे कमरे खाली भी है। अगर आप चाहें तो मेरे घर में कुछ दिनों के लिए रह सकती हैं, और वहाँ पे आपको किराया देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। आज के ज़माने में आपके जैसे अच्छे लोग मिलना मेरा सौभाग्य है। अरे इसमें शुक्रिया किस बात की, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नगीना है। अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। चलिए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको सीधे अपने घर ले चलता हूँ। नगीना को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा अपने घर ले जाता है टिंकू, और घर पहुंचते ही वो नगीना को अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, इनसे मिलिए, ये नगीना है और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगी। ये इस जंगल में पढ़ाई के लिए आई हुई थी, लेकिन इन्हें कोई कमरा नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा हमारा घर इतना बड़ा है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हमारे घर में ही रह ले। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी इतना बड़ा घर है हमारा, और घर के ज़्यादातर कमरे बस खाली पड़े हैं। अब नगीना हमारे साथ रहेगी तो घर में थोड़ी चहल पहल रहेगी। अरे नगीना बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिल्कुल मत शर्माना, मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जब तक इस घर में रहूंगी आपके साथ सभी कामों में हाथ बटाऊंगी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और नगीना को घर के सभी लोग पसंद करने लगते हैं। तभी एक दिन टिंकू की माँ टिंकू से कहती है, टिंकू बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझसे भी इस घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। सच कहूँ तो मुझे नगीना बड़ी अच्छी लगती है, ऐसी ही लड़की से मैं तेरी शादी करना चाहती थी। अगर तू बुरा ना माने तो मैं उससे तेरी शादी की बात करूं। सच में बेटा, अगर वो हमारे घर की बहू बन जाए तो मेरी तो जिंदगी ही सफल हो जाए। हाँ माँ, मुझे भी नगीना बहुत अच्छी लगती है, उसकी जैसी सुंदर और सुशील लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर वो हाँ कर दे तो मुझे उससे शादी में कोई एतराज नहीं होगा।
टिंकू की माँ नगीना से बात करती है और नगीना भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी बेहद धूमधाम से होती है, लेकिन शादी के अगले दिन से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। नगीना भरी रात में घर से बाहर निकल जाया करती और आधी रात को घर वापस आया करती। तभी एक दिन टिंकू की माँ एक बड़े से सांप को नगीना के कमरे में जाते हुए देखती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप! ये तो दिखने में काफी जहरीला लग रहा था। कहीं ये नगीना बहू को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे अभी जाकर उसे बताना होगा। नगीना बहू, अभी तुम्हारे कमरे में एक बड़ा सा सांप आया है, तुमने उसे देखा क्या? नहीं माँ जी, आप किस सांप की बात करो? मैंने तो कोई सांप अंदर आते नहीं देखा। शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। अरे बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस बड़े से सांप को तेरे कमरे में आते देखा है और वो दिखने में काफी जहरीला था। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा ना आपको कोई वहम हुआ होगा। यहाँ कोई सांप नहीं था। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है। वैसे भी बुढ़ापे में वहम की बीमारी काफी बढ़ जाती है। शायद ये मेरा वहम ही होगा। ऐसा कहकर टिंकू की माँ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन टिंकू की माँ को वो सांप बार बार नगीना के कमरे में जाता दिखता। अब टिंकू की माँ को नगीना पर शक होने लगता है, इसीलिए वो एक तांत्रिक सपेरे को बुलाने का फैसला करती है। तांत्रिक जी, कई दिनों से हमारे घर में एक बड़ा सा सांप आ रहा है और वो बहू के कमरे में जाते ही गायब हो जाता है। आप ही कुछ कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी जादुई बीन से उस सांप को यहाँ बुलाता हूँ, फिर मैं भी तो देखूँ आखिर कौन है वो सांप। जैसे ही तांत्रिक अपना बीन बजाता है, नगीना अपने असली अवतार में आ जाती है। नगीना को इस रूप में देखने के बाद टिंकू की माँ के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, हमारी बहू एक नागिन है, हमें पता ही नहीं चला। अरे मैंने कौन से जन्म में पाप किए थे जो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। अरे बुढ़िया, पाप तूने नहीं, तेरे बेटे ने किया था, और वो भी इसी जन्म में मेरे पति की जान लेकर। इसीलिए मैं यहाँ उसकी जान लेने आई हूँ। तभी टिंकू भी वहाँ आता है। अपनी बीवी को इस रूप में देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। हे भगवान नगीना, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम नागिन कैसे बन गई? बेवकूफ, मैं नागिन नहीं, मैं बल्कि हमेशा से ही नागिन थी। वो नागिन जिसके पति को तू और तेरे दोस्त ने बेरहमी से मार दिया था और उसके शरीर को जंगल में जाकर छुपा दिया था। मैं उसी का बदला लेने इस घर में आई हूँ, ताकि मौका मिलते ही मैं तेरी जान ले सकूं। तेरे उस दोस्त को तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया, अब तेरी बारी है। तभी नगीना अपनी शक्तियों से सभी पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वो तांत्रिक अपनी शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिस पर नगीना की शक्तियाँ काम नहीं करती। अरे ओ तांत्रिक, तू मेरे बीच में मत आ। एक नागिन हमेशा अपना बदला पूरा करती है। अगर तू मेरे बदले के बीच में आया तो मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी। चिड़िया नागिन, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। तेरे जैसी कितनी नागिनों को मैं मजा चखा चुका हूँ, तो फिर तू क्या चीज है? अभी भी वक्त है, चली जा इस घर से, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी टिंकू नगीना से कहता है, नगीना मेरी बात सुनो, तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पति की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ वो गाड़ी तुम्हारी थी और तुम भी उस गाड़ी में थे। तभी टिंकू उस दिन की सारी बात बता देता है कि कैसे उसने अपने दोस्त को मना किया गाड़ी तेज चलाने के लिए, लेकिन उसके दोस्त ने उसकी एक नहीं सुनी। टिंकू की पूरी सच्चाई जानने के बाद नगीना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर देना टिंकू, मैं नहीं जानती थी कि इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मैं आई तो तुम्हें मारने थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। ऐसा कहकर नगीना वहाँ से चली जाती है और टिंकू और उसका परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है।